इन्फो सिटी जूनियर साइंस कॉलेज सरगासन परिवार की ओर से आप सबको मेरा नमस्कार। आज का ये मेरा जो मैसेज है वो ऐसे स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने फ़िलहाल 10th की बोर्ड की एग्ज़ाम दे दी है और वो अभी रिज़ल्ट की वेट कर रहे हैं। रिज़ल्ट अच्छा ही आने वाला है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली ये जो ड्यूरेशन है उसमें ज़्यादातर पेरेंट्स और स्टूडेंट डिफरेंट जगह पे सेमिनार अटेंड करते हैं, क्योंकि एक माहौल ऐसा बना है कि 10th के बाद बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। तो पेरेंट्स स्टूडेंट भी बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमें आगे क्या करना है, क्योंकि नॉर्मली अब तक ऐसी कोई सिचुएशन ही बनी नहीं है। जैसे आपका सन या डॉटर 6th स्टैंडर्ड में है तो वो 7th में ही आएगा, 7th में से 8, 9, 10। अब तक ऐसा कोई क्वेश्चन था ही नहीं, लेकिन 10th के बाद बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आते हैं कि मुझे सन या डॉटर को साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है या डिप्लोमा में जाना है। और इस बेस पे, गाइडेंस के बेस पे हर एक जगह पे ऐसे सेमिनार होते रहते हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन क्रिएट हुई है ड्यू टू कोरोना, उसमें हम फेस टू फेस डिस्कशन नहीं कर सकते। तो वीडियो के ज़रिए मैं कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूँ। नॉर्मली ये जो मेरा लेक्चर है पर्टिकुलरली जो साइंस ब्रांच में जाने वाले हैं उनके लिए है, लेकिन मैं आपको पर्सनली बता दूँ, लाइफ में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, डिप्लोमा ऑल आर बेस्ड, लेकिन आपको हर एक लाइन में टॉप पे रहना होता है, फिर वो साइंस ही क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन आज का मेरा जो लेक्चर है वो ऐसे बच्चों के लिए है जो आगे साइंस में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले साइंस जो होता है उसमें ए ग्रुप और बी ग्रुप ऐसी दो लाइन डिफरेंट हो जाती है। ए ग्रुप है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर, इतने सब्जेक्ट होते हैं। और बी ग्रुप जो होता है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, कंप्यूटर और संस्कृत। बी ग्रुप में हम संस्कृत ऑप्शन भी देते हैं, क्योंकि जो आयुर्वेदिक के जो बच्चे हैं जिसको जाना है इन फ्यूचर, उनके लिए संस्कृत होना चाहिए, आइदर इन 10th और इन 12th। क्लियर? ओके। अब देखो, बोर्ड की एग्ज़ाम तो ए ग्रुप वालों को भी देनी होती है, बी ग्रुप वालों को भी देनी होती है, लेकिन पैरेलल दूसरी कुछ एग्ज़ाम भी होती है, जैसे JEE है, नीट है, गुडसेट है, ये सब एग्ज़ाम भी पैरेलल आपको देनी होती है। अब ये सब जो एग्ज़ाम है उसके बारे में अभी भी कुछ पेरेंट्स मिसगाइड होते हैं। तो सबसे पहले मैं उसका थोड़ा क्लियर कट आइडिया आपको बता दूँ। JEE, नीट और गुडसेट, ये तीनों जो एग्ज़ाम है, जस्ट नेम ऑफ द एग्ज़ाम, सिलेबस जो है वो NCERT का ही है। इट मीन्स NCERT की जो बुक है हमारी, अभी पूरे इंडिया में कॉमन हो गई है। फिर भी कोई भी मीडियम हो, गुजराती मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कोई भी मीडियम हो, टेक्स्ट बुक जो है दैट इज सेम फॉर ऑल। क्लियर? ओके। अब वही टेक्स्ट बुक में से बोर्ड का पेपर भी निकलने वाला है, और वही टेक्स्ट बुक में से JEE, नीट और गुडसेट का पेपर ही निकलने वाला है। मतलब दोनों एग्ज़ाम, बोर्ड की एग्ज़ाम ले लो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी ले लो, सिलेबस जो है दैट इज सेम, ओनली एग्ज़ाम पैटर्न इज डिफरेंट। ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो JEE, नीट कोई अलग है, सिलेबस ऐसा मानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 2-3 साल पहले की बात अलग है, ठीक है। तब स्टेट बोर्ड का हमारा सिलेबस डिफरेंट था, JEE, नीट NCERT बेस पे थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने पूरा यूनिफॉर्म सेट कर दिया है। मतलब अब आपको उसके बारे में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। अब जो स्टूडेंट ए ग्रुप में एडमिशन लेते हैं उन्हें बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ साथ JEE और गुडसेट की एग्ज़ाम भी वो लोग देते हैं। क्लियर? ओके। अब नॉर्मली हम टॉप लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो ए ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए इंजीनियरिंग एक मेन ऑप्शन होता है उनके लिए,
और इंजीनियरिंग में टॉप मोस्ट कॉलेज होती है आईआईटी। और आईआईटी में आपको एडमिशन लेना है तो 2-3 स्टेज में से आपको पास होना है। जैसे बोर्ड की एग्ज़ाम आपको देनी है, उसमें मिनिमम आपको 75% लाने होंगे। वो मेरिट में काउंट नहीं होता, बट दैट इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब 75% आपको बोर्ड की एग्ज़ाम में लाना है। उसके बाद आपको पैरेलल JEE मेन है वो क्रैश करना है, मतलब वो भी आपको क्लियर करनी है। और वो क्लियर करने के बाद आपको JEE एडवांस देनी है। क्लियर? ओके। और बाद में आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो बेस्ड ऑन मेरिट। ठीक है। सेकंड जो ऑप्शन होता है स्टूडेंट के लिए, दैट इज फॉर एनआईटी। गुजरात में एनआईटी है, सूरत है, वहाँ पे एडमिशन का क्राइटेरिया है बोर्ड की एग्जाम में आपके 75% और JEE मेन जो है वो आपको क्लियर करनी होगी। ठीक है। और थर्ड ऑप्शन जो होता है, हमारी जो स्टेट लेवल की कॉलेजेस होती है वहाँ पे JEE के बेस पे एडमिशन नहीं होता। जैसे LD इंजीनियरिंग है, विश्वकर्मा है, ये सब जो कॉलेजेस है वो नॉर्मली ACPC थ्रू एडमिशन देते हैं। उसमें एक क्राइटेरिया है, बोर्ड की एग्ज़ाम जो आपकी है उसका 60% वेटेज होता है और गुजकेट की एग्ज़ाम आपको देनी होती है, उसका 40% है। गुजकेट का जो सिलेबस होता है वो 12th का ही होता है। ठीक है। और आगे जो मैंने बताया JEE, उसमें 11th 12th दोनों का सिलेबस होता है। तो ए ग्रुप वाले में 3 फॉर्मेट है एक्चुअली, एक आईआईटी का फॉर्मेट है, एक एनआईटी का फॉर्मेट है और एक स्टेट लेवल का भी फॉर्मेट है। किसी भी फॉर्मेट में आप जाओ, बोर्ड का इम्पोर्टेंस है। ठीक है। एक क्लियर होना चाहिए। जो लास्ट फॉर्मेट मैंने भी बताया वो तो बोर्ड के बेस पे ही है, और आगे वाले 2 फॉर्मेट जो है आईआईटी और एनआईटी के जो फॉर्मेट मैंने बताए उसमें बोर्ड के एग्जाम के जो परसेंटेज है वो मेरिट में काउंट नहीं होते, लेकिन एलिजिबल क्राइटेरिया है उसमें वो है। मतलब ए ग्रुप वाले कभी भी बोर्ड की एग्जाम को निगलेक्ट नहीं कर सकते। नंबर 1, उसकी जो प्रिपरेशन है वो करनी ही पड़ेगी, थियोरेटिकल बेस करनी ही पड़ेगी। क्लियर? और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन 2-3 कॉलेजेस की मैं बात कर लूँ जो प्राइवेट कॉलेजेस है लेकिन रेप्यूटेड है पूरे इंडिया में। जैसे गांधीनगर है, उसमें धीरूभाई अंबानी है, बाद में PDPU है और निरमा है। ये तीनों रेप्यूटेड प्राइवेट कॉलेजेस हैं। उनका वहाँ पर जो एडमिशन होता है उसमें उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। सीट्स जो टोटल है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 50-50। 50% जो एडमिशन होता है वो JEE मेन थ्रू होता है। क्लियर? 50% 50 JEE मेन थ्रू, और जो 50% सीट्स है वहाँ पे एडमिशन ACPC थ्रू हो रहा है। इट मीन 60-40 के रेशियो के हिसाब से 60% बोर्ड और 40% गुजकेट। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि कहीं पेरेंट्स मिसगाइड होते हैं, उनके दिमाग में एक चीज़ डाल देते जाते हैं कि धीरूभाई, PDPU, निरमा, वहाँ पे जो एडमिशन होता है वो JEE मेन थ्रू ही होता है। रियल में ऐसा नहीं है। तो ए ग्रुप जो है उसके बारे में पर्टिकुलर मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, उसमें ये सब क्राइटेरिया होते हैं। बी ग्रुप वाले जो बच्चे हैं उनको बोर्ड की एग्ज़ाम देनी होती है, पैरेलल वो नीट की प्रिपरेशन करते हैं। अब नीट की जो एग्ज़ाम है वो पर्टिकुलर ब्रांच के लिए है, MBBS है, BDS है, फिजियोथेरापी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, वहाँ पे नीट है। ठीक है। तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे उनका क्राइटेरिया है नीट बेस पे एडमिशन होगा और बोर्ड में ज़्यादा नहीं, हार्डली 50% ही आपको लाने होते हैं। तो यहाँ पे बी ग्रुप वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है, जिनको एक पर्टिकुलर ब्रांच में जाना है, मतलब बोर्ड में 50% की क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ए ग्रुप वाले जो बच्चे होते हैं वो बी ग्रुप वालों की कॉपी करने लगते हैं कि चलो बी ग्रुप वाले बोर्ड में ज़्यादा ध्यान नहीं देते तो हमें भी नहीं देना है, क्योंकि हमें तो JEE में एडमिशन लेना है। जैसे वहाँ नीट है वहाँ पे JEE, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ए ग्रुप वालों के लिए उसमें बोर्ड भी इंक्लूड है। ठीक है। तो एक क्लियर होना चाहिए। और दूसरी बात, जब तक आप बोर्ड की प्रिपरेशन नहीं करोगे प्रॉपरली, तब तक आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी क्लियर नहीं होगा। क्योंकि MCQ मतलब ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन आते हैं, वो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ही आते हैं, उसको थोड़ा घुमा फिरा के आता है। मतलब आपका बोर्ड का कॉन्सेप्ट, थियोरी का कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही होना चाहिए। NCERT का कोई भी चैप्टर आप पढ़ो, कोई भी चैप्टर, ओके, टॉप टू बॉटम परफेक्ट होना चाहिए। मतलब वो चैप्टर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होना चाहिए और कंक्लूजन तक जाता है, और बीच में जो भी पॉइंट्स है वो सारे आपके क्लियर होने चाहिए।
ठीक है। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए मुझे पहले आपको देनी थी। अब नॉर्मली जब आप 10th में होते हो तो जो क्लास है उसमें डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट रहते हैं, मतलब किसी को साइंस में जाना होता है, कॉमर्स आर्ट, उस बेस पे पूरा एनवायरनमेंट होता है। लेकिन जब 10 के बाद फिल्ट्रेशन हो जाता है, आपको भी पता है साइंस वाले बच्चे अलग हो जाएंगे, कॉमर्स आर्ट्स डिप्लोमा के, तो अब साइंस का जो क्लास बनेगा फिल्ट्रेशन होने के बाद उसकी एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन होती है, पर्टिकुलर एक सिस्टम होती है, पढ़ने की एक स्टाइल होती है, उसको फॉलो करना है साइंस के बच्चों को पर्टिकुलर। कॉमर्स आर्ट्स वाले भी यदि वो सिस्टम को फॉलो करते हैं तो वो भी अपनी ब्रांच लाइन में आगे बढ़ सकते हैं, टॉप में रह सकते हैं, ठीक है। और लाइफ के जो 2 साल है 11th और 12th बहुत इम्पोर्टेंट है, वही आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनता है। तो 2 साल आपको सिस्टमेटिक पढ़ना है। 10th जो है उसके साथ 11th 12th साइंस की कभी कंपैरिजन नहीं होती। 10th में बिफोर बोर्ड एग्ज़ाम आप 2-3 महीने पढ़ लेते हो ना, फिर भी ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो 80, 85, 90% ला देते हैं। 11th 12th में ऐसा मत सोचना। डे 1 से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, डे 1 से, मतलब आपने 11th में एडमिशन लिया तब से, क्लियर। और 11th 12th दोनों की प्रिपरेशन, क्योंकि JEE नीट ये सब जो एग्ज़ाम है उसमें 11th और 12th दोनों का सिलेबस है। तो 2 साल कीप इट इन माइंड, लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट है, टर्निंग पॉइंट हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। अभी 2 साल में कैसे पढ़ना है, सिस्टमेटिक पढ़ाई होनी चाहिए। तो ये जो 2 साल की मैं बात कर रहा हूँ उसका एक आपका प्लानिंग होना चाहिए कि हमें कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तो 2-3 बातें आपके माइंड में होनी चाहिए कि 2 साल तक आपको स्मार्टफोन जो है वो भूल जाना है। रेगुलर जब सिस्टम सेट हो जाएगी तब की बात कर रहा हूँ। हाँ, अभी तो हर जगह पे मोबाइल ही चल रहा है ऑनलाइन टीचिंग के बेस पे, लेकिन वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए है, परमानेंट नहीं है। बाद में फ्रेंड सर्कल आपका बेस्ट होना चाहिए। और थर्ड, इफ़ पॉसिबल देन अवॉइड अननेसेसरी सोशल फंक्शन, ज़्यादा नहीं 2 साल के लिए बस। और एक ही गोल आपका होना चाहिए, बस मुझे पढ़ना है। और हर बार एक ही चीज़ दिमाग में आनी चाहिए कि मैं 11th 12th साइंस का स्टूडेंट हूँ। 11th 12th नहीं, 11th 12th साइंस, पीछे कौन सा टैग आना चाहिए, दैट इज साइंस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस बेस पे साइंस को हमें लेना है। बाद में प्रिपरेशन कैसे हो रही है, तो मैं अपने स्कूल की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। 11th 12th साइंस सरगासन कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे 11th 12th साइंस इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम दोनों है, और वो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसका सेटअप है, वो क्लियर होना चाहिए। इन्फो सिटी में 3 सेक्शन है, मैं आपको बता दूँ। एक हमारा जो सेक्शन है वो इन्फो सिटी सरगासन है, लेकिन वो 6 to 10 तक है, ओके। दूसरा जो हमारा सेक्शन है दैट इज़ 11th 12th इंग्लिश गुजराती मीडियम, वो भी सरगासन। और एक हमारा कैंपस है 11th 12th ओनली इंग्लिश मीडियम, गर्ल 0 भी हमारा ही कैंपस है। हर एक जगह की सिस्टम है वो अलग अलग है। हमारे स्कूल की जो पर्टिकुलर प्लानिंग है वो बहुत ही सिस्टमेटिक प्लानिंग है। नंबर 1 बेस्ड फैकल्टी है, ठीक है। जो भी फैकल्टी आपको पढ़ाएगी उसमें वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी है। बाद में सेकंड जो आता है, पढ़ाने से रिजल्ट नहीं आता, ये भी मैं आपको बता दूँ। एक बेस्ड फैकल्टी एक क्लास को हैंडल कर रही है। मान लो कि 40 स्टूडेंट है, वही क्लास में से 90 अप वाले बच्चे भी निकलते हैं, ठीक है। 60-70% वाले बच्चे भी निकलते हैं, और 2-3 स्टूडेंट फेल भी होते हैं। ऐसा क्यों? फैकल्टी तो बेस्ट थी, पर ऐसा हर एक जगह पे होता है। स्कूल के टीचर पढ़ाए, ट्यूशन के टीचर हो, कोई भी जगह पे आप जाओ ये सिचुएशन आपको मिलेगी, ठीक है। मतलब अच्छा फैकल्टी है इसीलिए रिजल्ट हमें मिल जाएगा ये मानने की ज़रूरत नहीं है, उसके पीछे प्रॉपर फॉलोअप सिस्टम होती है, ठीक है। तो हमने हमारा जो सरगासन कैंपस है उसका जो पूरा सिस्टम है उसमें 5 पॉइंट पे हमने बहुत जोर दिया है, ठीक है। फर्स्ट जो है हमारा प्लानिंग बेस्ड फैकल्टी, वहाँ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, नंबर 1। सेकंड, वीकली एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो हमारा फिक्स है। उसमें बोर्ड पैटर्न की एग्ज़ाम और JEE नीट पैटर्न की जो एग्ज़ाम है
उसका एक हमारा परमानेंट प्लानिंग है और उस बेस पे स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं, बोर्ड की भी करते हैं और JEE नीट की भी करते हैं, ठीक है। बाद में हमारा प्लानिंग होता है डाउट सेशन। 11th-12th में डाउट सेशन का भी एक प्लानिंग होता है, क्योंकि डे स्कूल का कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियसली आपको ट्यूशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बाई चांस आप बीमार हो गए, एक दिन स्कूल में नहीं आए, तो वो दिन का पूरा आपका जो टीचिंग का पार्ट है वो मिस हो जाएगा। तो कौन कौन से टॉपिक आपके मिस हुए उसको हमें कंप्लीट करना है, दैट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो कब करवाना है, तो टाइम टेबल में उसके भी लेक्चर होते हैं, दैट इज़ परमानेंट, और वो लेक्चर में स्टूडेंट को खुद फैकल्टी के पास आना है और उसका बेनिफिट वो ले सकते हैं, दैट इज़ डाउट सेशन। थर्ड हमारा सिस्टम होता है फॉलो सिस्टम। उसमें पर डे जो भी आपने वर्क किया उसको नेक्स्ट डे आपको सबमिट करना होता है इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न वर्क, वो भी कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद हमारी एक सिस्टम होती है सत्यम शिवम सुंदरम ग्रुप, उसमें हम स्टूडेंट को डिवाइड करते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको मोटिवेशन देते हैं, उनकी एक्स्ट्रा एग्जाम लेते हैं, तो ये सब भी हमारा एक प्लानिंग रहता है, ठीक है। और मेन जो है सिलेबस कंप्लीशन, वो भी हम इन टाइम सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं, लेटेस्ट बाय 31 दिसंबर फॉर 12th स्टूडेंट। तो ये भी एक क्लियर कट आइडिया आपका होना चाहिए। और मैथ्स और बायो तो हमारे 30 नवंबर को कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब दिसंबर से हमारे रेगुलर जो एग्ज़ाम के राउंड है वो स्टार्ट हो जाते हैं। और बाद में स्टूडेंट 2-3 महीने बिफोर बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते हैं, पेपर लिखते हैं, डाउट सेशन के बाद में बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद उसको फिर से बुलाते हैं, ठीक है, और JEE नीट ये सब। तो इस बेस पे पूरा स्कूल का जो सिस्टम है वो वर्क कर रहा है, ठीक है। और इन्फोसिटी है वो अभी से नहीं 2004 से वर्क कर रहा है, ये भी क्लियर होना चाहिए। और उसमें बेस्ट फैकल्टी के साथ साथ एक सिस्टमेटिक प्लानिंग भी हमारा है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे अभी देनी थी, नॉर्मली ड्यूरेशन में पेरेंट्स और स्टूडेंट में फेस टू फेस मिलते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा कोई मिलता नहीं है, तो एक मैसेज मुझे छोड़ना था, तो मैंने आपके सामने रखा हुआ है। अब मेन जो है हमारा नॉर्मली तो जून से स्टार्ट होगा, ऑफिशियल जो रेगुलर क्लास होते हैं 11 के वो जून से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हर साल मई जो है उसमें हर जगह पे डेमो क्लास चलता है, ठीक है, ऐसे कुछ प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो अभी तो फेस टू फेस ऐसा कोई प्लानिंग पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन हम लोगों ने एक प्लानिंग किया हुआ है कि मई जो है उसके फर्स्ट वीक या तो सेकेंड वीक से हम एक वीडियो लेक्चर सेट करने वाले हैं, जिसमें हम फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, उसके कुछ फंडामेंटल्स लेक्चर होते हैं जो 11th-12th में हेल्पफुल होते हैं। आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो पढ़ाई है अप टू 10th, लेकिन 11th-12th के लिए जो हमें चाहिए, ठीक है, क्योंकि 11th-12th में आपकी बिल्डिंग बनानी है, लेकिन उसका फाउंडेशन जो है परफेक्ट होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो ये जो मई मंथ है उसमें ये वर्क हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सेटअप है वो हम मई मंथ जो है उसमें हम सेट करने वाले हैं, लेकिन सबके लिए नहीं, क्योंकि एक प्रॉपर सिस्टम क्या है कि मान लो कि अभी 10th के सारे स्टूडेंट आपको, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फिक्स कर दिया हुआ कि नहीं हमें साइंस में जाना है, ठीक है, कुछ कॉमर्स वाले भी होंगे, कुछ आर्ट्स वाले भी होंगे, ठीक है। तो मेरा पॉइंट क्या है, जिसका फिक्स है कि नहीं हमें साइंस में ही जाना है, फिर कहीं भी जाओ, ऐसा नहीं कि हमारे स्कूल में, ऐसा मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिक्स है कि नहीं हमें साइंस में ही पढ़ना है। तो एक हमारी जो सिस्टम है उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है इन द मंथ ऑफ मे। तो उसके लिए आपको अपना नेम है, मीडियम, गुजराती मीडियम के स्टूडेंट हो कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो आप, ठीक है, और आपका व्हाट्सएप नंबर, ये तीनों चीज़ें मुझे आपको भेजनी है, आपको मुझे भेजनी है, जिससे मैं एक पर्टिकुलर ग्रुप बना दूँगा, और वो जो ग्रुप बनेगा वो ग्रुप में हम ये वीडियो जो है वो डिलीवर कर देंगे और आपको वो देखते रहना है। तो उसको आपको बेनिफिट मिलेगा, फंडामेंटल नॉलेज हर एक सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, और हमारी फैकल्टी वो डिलीवर करेगी, जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि इन्फोसिटी जूनियर साइंस कॉलेज सरगासन कैंपस जो है उसमें जो जो फैकल्टी पढ़ा रही है उसका इंट्रोडक्शन भी आपको मिल जाएगा। तो ये जून में जब आप ऑफिशियल एडमिशन लेने जाओगे कहीं पर भी, तो वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो जिसको साइंस में इंटरेस्ट है, जिसको साइंस ही लेना है, ये जो मे है उसमें जो टाइम है उसका पॉजिटिवली आपको कहीं पे यूज़ करना है,
तो ऐसा हमारा एक ट्राई है, हम ट्राई कर रहे हैं आपके लिए। तो आज से आप आपका नेम, मीडियम और व्हाट्सएप नंबर भेजना शुरू कर दो। एक बार ग्रुप हमारा सेटअप हो जाएगा, उसके बाद मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दूँगा, ठीक है, कि हमें वीडियो कब आपको डिलीवर करने हैं। अभी मैं कोई फिक्स डेट आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मई जो है उसमें हम फर्स्ट या तो सेकंड वीक में प्लानिंग कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, और रजिस्ट्रेशन की एक लिमिट है 30 अप्रैल, ठीक है। तो वहाँ तक आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। और इसके बारे में आपको और कोई भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मेरा फ़ोन नंबर भी आपके पास है, और नहीं है तो आपको मिल जाएगा। और हो सके तो रात के 8 बजे के बाद मुझे कॉल करना, ठीक है। थैंक यू वेरी वेरी मच। अपनी तकदीर जो अपने हाथों लिखे, अपनी हस्ती बना सके, राजा या रंग हो जग उसके संग हो, ज्यादा जो अंक पा सके। अपनी तकदीर जो अपने हाथों लिखे, अपनी हस्ती बना सके, राजा या रंग हो जग उसके